नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण और इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो शेष बचे हुए लक्षण हैं जिस पर हमने अभी तक चर्चा नहीं की थी, हम उन पर चर्चा करेंगे। हमने संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सुरक्षिता इन दोनों के समन्वय को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान के अंदर हमने इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। जब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो निर्मित कानून है वो किसी भी न्यायालय में वहाँ पर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च होने के कारण संसदीय प्रभुसत्ता विद्यमान है। इसके विपरीत अमेरिका को अगर देखें तो अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है और न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस के द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण करके यह निश्चित करता है कि कोई भी विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है या नहीं। संविधान का उल्लंघन करने वाली जो विधियां हैं या आदेश हैं उसको जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है उसके द्वारा, और न्यायपालिका या न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और इसी कारण अमेरिका के अंदर न्यायपालिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अमेरिकी संविधान के जो है उसके संदर्भ में कह सकते हैं कि वह न्यायिक सर्वोच्चता है। इन दोनों बातों को जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि भारत में संसदीय संप्रभुता है अथवा न्यायपालिका या न्यायिक सर्वोच्चता है। तो इन दोनों बातों पर जब विचार करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपना करके संसद की सर्वोच्चता को हमने स्वीकार किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायपालिका को या न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उन विभिन्न विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो कि संविधान के विरुद्ध है। न्यायालय के इस अधिकार के साथ ही संसद को भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। तो इस तरह भारतीय संविधान द्वारा न तो ब्रिटेन के तरीके से या ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है और न ही अमेरिका की भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, बल्कि इन दोनों ही पद्धतियों के बीच की प्रणाली को हमने अपनाया है। इससे यह अर्थ निकला कि हमारा जो संविधान है वहाँ संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता इन दोनों के अंदर हमने समन्वय स्थापित किया है। यह हमारी एक अनूठी विशेषता है। डी बसु ने कहा कि संविधान ने अद्भुत ढंग से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत और इंग्लैंड की संसदीय प्रभुत्व के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार और हमारे मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं जो है इतने अधिक अत्याचार उन्होंने खुद ने सहन किए थे। हमारी पूरी जनता का इतना शोषण हुआ, उनको जो है किसी प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इसलिए उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की आवश्यकता हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुभव की कि ऐसा शासन कोई काम का नहीं है जो आपको किसी तरह का अधिकार न दे और आपका अत्यधिक शोषण करे, आप पर अत्याचार करे। तो इसलिए उन्होंने जब ये अनुभव किया तो इस आधार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में स्थापित करना उचित समझा। इसलिए अमेरिका और आयरलैंड आदि देशों के संविधानों की तरह ही हमारे संविधान द्वारा भी नागरिकों को अब अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदान ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताओं से होता है जिसे राज्य और सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को इस प्रकार के 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में हमने अधिकारों की क्रियान्विति के लिए अलग से संवैधानिक व्यवस्था भी की गई है। तो मूल जो संविधान है, मूल संविधान में तो केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में हमने 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इस मूल संविधान में एक नया भाग और जोड़ा जिसे कहा जाता है भाग 4A,
और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का बाद में उल्लेख किया गया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं और बाद में जाकर के 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य और निर्धारित किया गया है, जिसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से जो है हमने न केवल हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है, बल्कि साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को भी बताया है। तो मौलिक अधिकार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके बिना एक नागरिक एक अच्छा जीवन किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उसका जी पाना मुश्किल होता है। संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है कि हमने संविधान में नीति निदेशक तत्वों को स्थान दिया है, जिन्हें हम कह सकते हैं राज्य के नीति के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इन्हें ही राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निदेशक तत्व अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। भारतीय संविधान के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका विचार हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है और इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया कि नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय के द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किंतु तब भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने शासन का संचालन करना है या नीति निर्माण करते समय हम इनको अपने दिमाग में रखें और इसके आधार पर नीति का निर्माण करने का प्रयास हम करें। इस प्रकार निदेशक तत्वों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा भी की गई है। जैसे कि GN जोशी के शब्दों में हम कहें तो उन्होंने कहा कि ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इन नीति निदेशक तत्वों को संविधान में अपनाए जाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि उस समय की परिस्थितियों में हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी पूंजी नहीं थी, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम सभी मुख्य बातों को या ऐसी बातें जिन्हें हम ऐसे जिसके आधार पर हम जनता के जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, उन सभी को मौलिक अधिकारों के रूप में हम जो है मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दें। क्योंकि जैसे ही हम प्रमुख आधारों को, जैसे मान लो कि शिक्षा का अधिकार या काम का अधिकार, इनको मूल अधिकारों की श्रेणी में अगर शामिल करते हैं तो इसके लिए देश के पास संसाधनों का होना भी आवश्यक था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ये समझा कि आने वाले समय के अंदर जब परिस्थितियां बदलेंगी और देश जो है साधन संपन्न होगा और एक अच्छे स्तर पर पहुंचेगा और हम ये सुविधाएं जनता को देने लायक स्थिति में आ जाएंगे, तब हम जो है इन निदेशक तत्वों में से इन बातों को धीरे धीरे मूल अधिकारों की श्रेणी में ला सकते हैं। लेकिन तब भी हम इन तत्वों को बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर न निकालें और इनको ध्यान में रखकर कम से कम नीति निर्माण तो कर ही सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने अन्य जो बची चीज़ें थी या तत्व थे या अधिकार थे जिन्हें हम देना चाहते थे, उनको नीति निदेशक तत्व के रूप में अपने संविधान में स्थान दिया ताकि उसके आधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सके। इन नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था करना हमारे संविधान के अंदर ये बहुत ही जो है किसी भी नवीन संविधान के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है। संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, इनकी व्यवस्था किया जाना। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और उसका रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक विशेषताएं या यूँ कहें कि विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। न्यायाधीशों को पद पर उनकी सुरक्षा प्राप्त होती है, उनको कोई आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उनके कार्यकाल और उनके वेतन में सामान्य परिस्थितियों में कमी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका के द्वारा विचार सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, वो निष्पक्ष रहने में उसके लिए मददगार साबित हो। न्यायपालिका स्वतंत्र है और पिछले लगभग जो है 70 से अधिक वर्षों की अवधि में न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता पर जो है इस बात का अनेक बार परिचय भी दे चुकी है कि हमारी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, किसी प्रकार की दबाव की स्थिति में वो नहीं है।
स्वतंत्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान के द्वारा अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है। जैसे हम देखें, निर्वाचन आयोग है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, जो है अनेक लोक सेवा आयोग हैं, उनकी व्यवस्था भी देश में की गई है, जो कि स्वतंत्रतापूर्व तरीके से ये अन्य संस्था